हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ एसिड्स कितने क्या क्या हैं आप मेरे चैनल पे जाके लेक्चर्स में देख सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सारे कंपाउंड्स हैं जो कि OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं? जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं वाटर में। तो अगर हम बेसिस वो सारे किसी भी कंपाउंड्स, जब वो कंपाउंड्स जो कि हम अगर वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और OH- आयन हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि वो बेसिस है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, NaOH, हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो यहाँ पे बना आपका Na+ एंड OH- आयंस। तो OH- आयंस अगर यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब कि बेस है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस है वो टेस्ट में बिटर होते हैं, मीन्स टेस्ट में कड़वा होते हैं। और क्या होता है कि दे यूजुअली फील स्लिपरी एंड सोपी। जब हम बेसिस को टच करेंगे तो हमें एक स्लिपरी एंड सोपी फील होगा। जैसे साबुन को टच करते समय स्लिपरी फील होता है, उसी तरीके से फील होगा बेसिस को टच करने पे। उसके बाद क्या है? बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। जैसे कि हमने एसिड्स में देखा था कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरीके से जो बेसिस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, बेसिस ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू corrode द सर्फेस ऑफ मेटल्स। तो बेसिस के पास भी टेंडेंसी होती है कि मेटल के सर्फेस को corrode कर दे, मीन्स मेटल के सर्फेस को डिस्ट्रॉय कर दे, खराब कर देते हैं, जैसे कि एसिड्स भी करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कि दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। तो वो सारे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो ये तो एल्कली हो गए कि जो वाटर में सॉल्यूबल हो रहे हैं, वो सारे बेसिस एल्कली कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो अगर हम वाटर में थोड़ा बहुत बेसिस को भी मिक्स कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लायक बन जाता है। इसीलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। बेसिस को भी वाटर में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई बेसिस की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेसिस हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं तो दो टाइप के बेसिस होते हैं। एक आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा आपका वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वो सारे बेसिस जब हम इन्हें क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन अगर इनका बनाया जाता है तो उसमें ये बेसिस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने आयंस में। मीन्स OH आयंस काफ़ी पूरी तरह से मिलेगा हमें वहाँ पे। तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट्स हो रहे हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH इसका फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट इसका टाइप आता है वीक बेस। तो वीक बेसिस वो सारे बेसिस है जो कि अपने एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट्स नहीं होते आयंस में। तो वो सारे के सारे बेसिस हो जाते हैं वीक बेस। इसका एग्जांपल क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हो गया वीक बेस का एग्जांपल। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए और ये टाइप्स देख लिया हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इंडिकेटर्स की, और टाइप्स क्या क्या होते हैं इंडिकेटर्स के, इसके बारे में देखते हैं। तो टाइप्स और प्रॉपर्टीज देखने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स वो सारे सब्सटेंसेज है विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज लाइक एसिड्स एंड बेसिस। वो सारे सब्सटेंसेस जो कि अपनी कलर या स्मेल को चेंज कर देते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जब उसे हम मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तब। जैसे कि एसिड्स में अलग कलर या स्मेल होगा, बेसिस में अलग कलर एंड स्मेल हमें पता चलेगा। तो इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं टू रिकॉग्नाइज वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये तो इंडिकेटर्स हो गए। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने क्या क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिल जाता है, जैसे कि प्लांट से मिल जाता है। और इसके एग्जांपल हो गया आपका लिटमस, एंड दूसरा हो गया आपका टर्मेरिक एंड चाइना रोज पेटल्स।
तो ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कोई भी जो चीज़ सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इनके अलग कलर या इनमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे हमें, एसिड में कुछ अलग और बेसिस में अलग। तो इस तरीके से हम इनसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी इंडिकेटर्स है, लेकिन ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने रहते हैं। जैसे कि हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थलीन हो गया, ये दोनों के दोनों आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। थर्ड वन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जिनका कि जो ऑर्डर रहता है एसिड्स में और बेसिस में अलग अलग रहते हैं। डिफरेंट इनकी ऑर्डर मतलब कि डिफरेंट एक स्मेल आएगा आपको, एसिड में अलग आएगा एंड बेस में अलग स्मेल आएगा। तो इसके एग्जांपल हो गया वनीला, ऑनियन एंड क्लोव। तो ये तीनों आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो ये तो इंडिकेटर्स की हो गए बात। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल। जब एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन मेटल के संग हम करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा और क्या बनेगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। एसिड्स को अगर मेटल्स के संग रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या रिलीज होगा और क्या बनेगा। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट्स बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे एसिड प्लस मेटल सॉल्ट बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने लिया है यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स, जो कि जिंक एक मेटल है, एंड हमने यहाँ पे लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि उसमें एसिड की मात्रा कम है एंड वाटर ज़्यादा है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने लिया HCl और ये हो गया जिंक, तो ये बना यहाँ पे ZnCl और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जिंक लिया यहाँ पे एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे ZnSO4 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हमने देखा था कि मेटल सॉल्ट बनेंगे, तो ये मेटल सॉल्ट हो गए दोनों रिएक्शन में यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से एसिड्स एंड मेटल का रिएक्शन करवाने से मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये तो हो गया एसिड और मेटल। अब हम देखते हैं जो बेसेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनवाएंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी बेसेस हैं, सारे के सारे बेसेस मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जो बेसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। तो जो बेसेस जैसे कि एल्कली जो वाटर सॉल्यूबल है वही रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जिससे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो बेस प्लस मेटल्स, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। याद रखिएगा सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेसेस के साथ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं। हम देखेंगे अभी कौन कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। लेकिन यहाँ पे भी जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल है, जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जिंक जो कि एक मेटल है रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो यहाँ पे ये बेस है और ये क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो ये सोडियम जिंकेट है Na2ZnO2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे NaOH हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका मेटल, ये एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस है ये। तो ये हो गया। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे याद रखना जो कि मैंने नोट के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस, द मेटल्स मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो मेटल रिएक्ट कर रहा है उस मेटल को बेस में जो मेटल प्रेजेंट है उससे काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, उससे मतलब मोर रिएक्टिव होना होगा, तभी वो रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो जिंक है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि जो Zn है इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिससे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। जो जिंक है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे लेस रिएक्टिव होते हुए भी इसने यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट किया है।
याद रखिएगा जिंक जो होता है सोडियम से लेस रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी रिएक्शन इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जो Zn है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों के साथ, एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है ये। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन एल्यूमिनियम मेटल react with sodium hydroxide, sodium aluminate and hydrogen gas is formed। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह हो गया आपका NaOH, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया, थोड़ा वाटर आएगा इसमें, तो ये बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एल्यूमिनियम भी सेम एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने अभी बता दिया, उसको कैसे लिखेंगे हम, द मेटल विच आर प्लेस्ड अबव द रिएक्टिविटी सीरीज दैट कैन रिएक्ट विथ बेसिस। तो जो मेटल क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं वो सारे के सारे बेसिस का साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। देन इट इज़ हार्डर फॉर मेटल विच आर बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज टू डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स नीचे हों, मतलब कम लो रिएक्टिव होंगे, कम रिएक्टिव होंगे, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो कम जिस भी जो बेस वाला कंपाउंड है उससे किसी मेटल को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे कंबाइन होना। लेकिन क्यों हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बता दिया है कि जिंक का लेस रिएक्टिव है सोडियम से, लेकिन फिर भी रिएक्शन हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। जैसे कि मैंने बता दिया है कि एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। तो याद रखिएगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितने भी मेटल्स हैं जो टॉप में है वही बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब कि जो मेटल बेस कंपाउंड में है उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। और यहाँ पे जिंक लेस रिएक्टिव था फिर भी रिएक्ट हुआ, फिर भी उसने रिएक्शन किया क्योंकि वो एम्फोटेरिक है नेचर में, एंड एल्युमिनियम भी। तो इसी वजह से दोनों एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं और अपना मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उनका। तो ये चीज़ें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि कौन सा मेटल एसिड के संग रिएक्ट कर रहा है एंड कौन सा बेस के संग रिएक्ट कर रहा है, और सारे मेटल्स बेस के संग रिएक्ट क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है।